हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास 10th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग माने होता है अपनी पावर्स को डिवाइड कर देना। कोई भी जो भी नेशन है अपनी पावर को डिवाइड कर देता है, और ये आइडिया उन्हीं जगहों से आया था जहां पर पावर जो थी अनडिवाइडेड थी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो उसमें क्या हुआ, जुडिशरी पावर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया या इन तीनों की पावर्स दे दी गई सेपरेटली हर सेक्शन में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है इसमें दो या दो से ज्यादा लेवल या टेयर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो उसमें हमने पावर जो है सबको बराबर बराबर डिवाइड कर दी जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो सके आगे। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये अगर पावर शेयरिंग नहीं हो उस केस में क्या प्रॉब्लम आ जाती है और होने से क्या प्रॉब्लम हम बचा सकते हैं होने से। तो सबसे पहले बात करते हैं एक एग्जांपल के लिए बेल्जियम की। बेल्जियम एक कंट्री है जिसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, एरिया वाइज हरियाणा से कम। 1950-60 के बीच में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट की वजह ये थी कि यहाँ पर जो थी काफी पॉपुलेशन में यूनिकनेस नहीं, अपने आप में एक अनोखापन था। इसकी पॉपुलेशन की खास बात ये थी कि पूरे देश में जहां पर बेल्जियम में 59% लोग डच थे जो फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे, और 40% फ्रेंच थे जो बेलोनिया रीजन में रहा करते थे, और 1% बेल्जियंस थे मेन जो वहां के जर्मन लोग थे। इशू क्या होता था कि जो 40% फ्रेंच लोग थे ये इन कंपैरेटिव टू डच पर्सन ये ज्यादा रिच थे और ज्यादा कैपेबल थे। इसके बाद में जब डच लोगों को फैसिलिटी मिलने लगी, एजुकेशनल या इकोनॉमिक फैसिलिटी मिलने लगी, तो वो इस बात पे आवाज उठाने लगे जो इनमें डिफरेंस है उनके लिए। तो इस समय 1950-60 में काफी कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे देश में उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता था इसकी कैपिटल ब्रुसेल पर। ब्रुसेल्स में इसका उल्टा था, जहां पर यहाँ पर 59% डच पॉपुलेशन थी पूरे कंट्री में, ब्रुसेल्स में केवल वो 20% रह गई थी जो कैपिटल में थी। और जहां पूरी कंट्री में 40% फ्रेंच लोग थे, ब्रुसेल्स जो उसकी कैपिटल थी वहां पर इसमें 80% जो थे फ्रेंच स्पीकिंग थी। इसके नेबरिंग कंट्री भी थे कुछ, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नेदरलैंड। तो यहाँ पर ये जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका ब्रुसेल पर ही पड़ता था, क्योंकि जो यहाँ पर मेजोरिटी में थे अगर देखा जाए तो वही यहाँ पर माइनॉरिटी में आ जाते थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी था जिससे कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाया जा सके या झगड़ों को बचाया जा सके होने से। तो इसके लिए उन्होंने एक यूनिक आइडिया अपनाया। तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से एकोमोडेशन करा गया बेल्जियम में। बेल्जियम में एकोमोडेशन करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने जानने की कोशिश करी कि कॉन्फ्लिक्ट्स के इश्यूज क्या हैं। तो दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने सबसे पहले देखा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं वहां पर, रीजनल वाइज भी और कल्चरल डाइवर्सिटी भी कितनी है। उसके बाद 1970 से 1993 के बीच कॉन्स्टिट्यूशन को इसी के अकॉर्डिंग 4 बार अमेंड करा गया, यानी कि उसमें बदलाव लाए गए कानूनी रूप से, उसमें चेंज करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में इसको और बेहतर करने के लिए लोगों के अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो थे अब इक्वल थे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जहां पे मेजोरिटी ज्यादा हो रही है, जैसे बेल्जियम में था। बेल्जियम में 80% जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे, तो ऑब्वियसली बात है उनके रिप्रेजेंटेटिव भी ज्यादा होंगे, और जब भी कोई डिसीजन मेकिंग की बात आती तो उनका मेजोरिटी हो जाती। तो इसलिए ये करा गया कि हर कम्युनिटी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे या मिनिस्टर्स होंगे उनके नंबर इक्वल रखे जाएंगे। तो कई पावर, उससे क्या हुआ नेक्स्ट पॉइंट में, कई पावर्स होती सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, और स्टेट गवर्नमेंट अब सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसका मतलब ये हुआ, कई जगहों पर ऐसा होता था पहले, क्या अब भी होता हो कहीं, कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी एक पार्टी की फॉर्म करी हुई है और सपोज करिए स्टेट गवर्नमेंट में उस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी उस स्टेट को सपोर्ट नहीं करती थी पूरी तरीके से जहां पर उसकी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती थी, ताकि क्रिटिसाइज हो सके, उसे सपोर्ट नहीं करना। तो इसके लिए ही यहाँ पर भी सब जगह यही करा गया कि उसमें जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट थे उनसे पावर कुछ लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई और उसके सबऑर्डिनेशन उसका हटा दिया गया। ब्रुसेल्स हैज सेपरेटेड गवर्नमेंट, ब्रुसेल की अलग एक गवर्नमेंट बनी जिसमें भी वही शर्त थी कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पर डच लोग इसलिए एक्सेप्ट कर रहे थे क्योंकि पूरे देश में वो ज्यादा थे लेकिन यहाँ कम थे। फ्रेंच लोग जो यहाँ पे 80% थे वो इसलिए एक्सेप्ट कर रहे थे क्योंकि बाकी पूरे देश में 40% ही थे वो। तो इन दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन से, अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर इस मुद्दे को सुलझाया गया कि दोनों रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे कम्युनिटी के वो इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट पार्ट,
इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इसके अलावा एक और नई तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, इसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये फॉर्म हुई थी उन लोगों के द्वारा जो पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज से बिलोंग करते थे, और इसके पास पावर थी कि उस कम्युनिटी के लोग देश में चाहे कहीं भी रह रहे हो, उनके कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू यही गवर्नमेंट सुलझाएगी। तो इस तरीके से दिखने में एक मॉडल थोड़ा सा अजीब सा था, लेकिन इसने फायदा बहुत करा और पूरी तरीके से जितने भी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट थे उनको सॉर्ट आउट कर लिया। हमने भी बात करी थी बेल्जियम की, ब्रुसेल्स की, जहां पर एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसके रिजॉल्व कर दिए गए थे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे सबको रिजॉल्व करा गया। अब बात करेंगे हम श्रीलंका की। ये कंट्री है इंडिया में साउदर्न, तमिलनाडु कोस्ट से साउथ में फैला हुआ। इंडिया का जो कोस्टल पेनिनसुलर एरिया है, इसके साउथ में, यहाँ पर तमिलनाडु के साउथ में बसा हुआ श्रीलंका। तो ये श्रीलंका कंट्री है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इनका एक अलग एथनिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से था कि 74% पूरी कंट्री में सिन्हाला थे, जो कि मोस्टली बुद्धिज्म लोग हुआ करते थे। सिन्हाला स्पीकिंग ये लैंग्वेज थी, सिन्हाला अभी भी है। और 18% जो थे तमिल स्पीकिंग थे, जिसमें से कि 13% श्रीलंकन तमिल थे जो वहीं के थे, और 5% इंडियन तमिल थे जो यहाँ से जाकर वहां बस गए थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे। 8% जो बचे हुए थे वो क्रिश्चियंस थे, यानी कि तमिल और सिन्हाला दोनों स्पीकिंग बोलने वाले लोग। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पर जो था सिचुएशन क्रिएट हो गई मेजोरिटेरियनिज्म की। इसमें क्या होता था कि एक मेजोरिटी अपोज करती है किसी को, माइनॉरिटी को लिमिट से ज्यादा, जिसकी वजह से जो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, राइट्स छिड़ गए थे, सिविल वॉर छिड़ गई थी। तो उसकी कुछ कंडीशंस जो थी, जो मेजोरिटेरियनिज्म की कंडीशन थी, वो क्यों क्रिएट हुई, किस तरह से क्रिएट हुई, पहले उनके बारे में भी समझ लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट हो गया था 1948 में ही। सिन्हाला कम्युनिटी एज यू कैन क्लियरली सी सबसे ज्यादा थी, तो इसको तो वर्च्यू में मिला हुआ था एक तरीके से मेजोरिटी। तो ऑब्वियसली बात है, इन्होंने अपनी डोमिनेंस को एस्टेब्लिश कर लिया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बहुत जल्दी। 1948 में फ्री हुआ था। पॉपुलेशन इसकी 2 करोड़ से लगभग है, और एरिया अगर आप देखें तो इसका हरियाणा से थोड़ा ज्यादा। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसके अकॉर्डिंग सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। केवल सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, डिसरिगार्डिंग तमिल, यानी तमिल लैंग्वेज को वैल्यू नहीं दी गई और सिन्हाला लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया सभी कामों में। जिसकी वजह से तमिल स्पीकिंग लोग जो बोलने वाले थे उन्हें लगने लगा कि अब हमारे को यहाँ पे ऑपरेस करा जा रहा है, क्योंकि अगर हमसे कह दिया है कि अभी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ऑफिशियल कर दिया है किसी भी स्टेट की, तो बाकी ये लोगों को उसको समझने में, बोलने में काफी परेशानियां आती हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ हुआ, जैसे गवर्नमेंट ने फॉलो कर दिए थे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, यानी कि प्रीफर करा जा रहा था गवर्नमेंट जॉब के लिए, यूनिवर्सिटी जॉब्स के लिए ज्यादातर सिन्हाला स्पीकिंग लोगों को। नेक्स्ट जो था, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नया कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म हुआ था, उसमें ये बता दिया गया था, उसका स्टेटेड ये था कि कोई भी स्टेट जो था प्रोटेक्ट कर सकता था, प्रमोट कर सकता था बुद्धिज्म को, यानी कि अब वो सेकुलर कंट्री नहीं रहा, अब बुद्धिज्म को प्रमोट भी करा जाएगा स्टेट के द्वारा और प्रोटेक्ट भी करा जाएगा। तो यहाँ पर सेकुलरिटी नहीं थी। अब इसकी वजह से तमिल स्पीकिंग जो लोग थे या आपके तमिल लोग जो थे, इन लोगों को ये लगने लगा कि इनको ऑप्रेस करा रहा, जरूरत से ज्यादा इफेक्ट कल्चर पर इफेक्ट डाल रही है, लैंग्वेज और कल्चर पे। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो थे उस समय होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से वहां पर बाद में सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हो गई, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे तनाव जो था इनके बीच का, सिन्हाला और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनके बीच में बढ़ता जा रहा था।